हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 के जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग कैसे फैलता है। ठीक है दोस्तों, तथा इस रोग के लक्षण यानी सिम्टोम्स क्या क्या होते हैं, वह इस रोग के रोग जनक का नाम लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा हमने कि पशुओं में जो खुरपका मुंहपका रोग फैलता है, यह रोग क्या है, इसके लक्षण लिखने हैं हमको, वह रोग जनक का नाम लिखना है। तो आइए सीधे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, पशुओं में बेसिकली जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है दोस्तों, वह रोगी पशुओं के पास रहने से, ठीक है दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संक्रमण से फैलता है। ठीक है दोस्तों, जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है, यह कैसे फैलता है, यह पशुओं में एक दूसरे के संपर्क में या संक्रमण में फैलता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक दूसरे के पास रहने से यह संक्रमण से फैलता है। देखिए दोस्तों, यह जो खुरपका मुंहपका रोग है, यह बेसिकली गाय, इसके अलावा भैंस, भेड़, बकरी एवं सुअर में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो खुरपका मुंहपका रोग है बेसिकली किन में होता है, गाय में होता है, भैंसों में होता है और भेड़ों में होता है एवं बकरी में तथा सुअर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये खुरपका मुंहपका रोग इन जानवरों में होता है। अब देखिए, इस रोग के जो भी यहाँ पे सिम्टोम्स हैं या लक्षण हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, इस रोग के प्रमुख सिम्टोम्स के लक्षण क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला क्या है यहाँ पे कि पशु के शरीर का ताप काफी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाता है कि पशुओं का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और वह कैसी हो जाती है, सुस्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो भी जानवर है वो कैसा हो जाता है, सुस्त हो जाता है तथा जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, और वह जुगाली करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे एक लक्षण क्या है दोस्तों कि पशु के मुंह, पैरों के खुरों, आयन व थनों पर छाले बनकर फूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बनते हैं, बहुत सारे छाले बनने लगते हैं और छाले बन करके फूटने लगते हैं। इनके कहाँ पे, जो भी पशु हैं उनके मुंह पर, ठीक है दोस्तों, तथा उनके पैरों के जो खुर होते हैं, तो पैरों के खुरों पर तथा उनके थनों पर क्या होते हैं, कई सारे छाले बनते हैं और वो बनकर क्या होते हैं, फूटते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा यहाँ पे सिम्टोम्स क्या है कि पशु बार बार पैर को पटकता है तथा लगड़ाकर चलता है। ठीक है दोस्तों, जो भी पशु को यदि खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो वह कैसा करता है, वह अपने पैरों को बार बार पटकता है जमीन पर तथा ये लंगड़ाकर भी चलने लगता है, यानी अच्छे से नहीं चल पाता है। तो ये तो खुरपका एवं मुंहपका रोग के कुछ प्रमुख सिम्टोम्स के लक्षण थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। क्या है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा कि गाय एवं भैंस की उन्नत किस्मों के नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो गाय है, ठीक है दोस्तों, और जो भैंस है तो उसकी उन्नत किस्मों के नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम गाय की उन्नत किस्म देखते हैं। तो देखिए, जो गाय की उन्नत किस्म होती है तो इनकी प्रमुख 4 उन्नत किस्मों की नस्लें हैं। देखिए, पहली कौन सी है, होल्स्टेन फ्रीसियन। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूं कि चाहे वो इंडिया की ही नस्ल हो, लेकिन ओवरऑल टोटल वर्ल्ड की बात की जा रही है कि गाय की जो प्रमुख नस्लें हैं उन्नत किस्म की, वो कौन कौन सी है। तो देखिए, होल्स्टेन फ्रीसियन होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो जर्सी गाय है ये तो अपने इंडिया में भी होती है। ठीक है दोस्तों, आयरशायर ये भी अपने इंडिया में होती है तथा ब्राउन स्विस, ये चारों प्रकार की जो उन्नत किस्म की नस्लें हैं ये गाय की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम भैंसों की कुछ प्रमुख उन्नत किस्म की नस्लें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भैंसों की प्रमुख उन्नत किस्म की नस्लें कौन कौन सी है दोस्तों। तो पहला तो हो गया क्या, मुर्रा। ठीक है दोस्तों, मुर्रा भी आपने ग्रामीण भाषाओं में ज्यादातर देखा होगा और सुना भी होगा नाम। देखिए, इसके अलावा दूसरा क्या होता है दोस्तों, सुरती। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या है, भदावरी होती है। ठीक है दोस्तों, और चौथा क्या है, नागपुरी। तो ये भैंस की 4 प्रमुख किस्म की नस्लें होती है। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, मछली का मांस जो होता है, ठीक है दोस्तों, यानी जो फिश की मीट होती है, वो अन्य जंतुओं के मांस की तुलना में सर्वोत्तम क्यों है। देखिए, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो मछली की मांस होती है वह अन्य जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा सर्वोत्तम होती है, यानी ज्यादा अच्छी होती है। अब इसका आपको रीजन बताना है कि क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, जो मछलियों की मांस के सर्वोत्तम होने की यहाँ पे हम निम्न कारण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिनके कारण से क्या होती है, मछलियां जो है तो अन्य जंतुओं की तुलना में उसका मांस अच्छा होता है। देखिए, पहला रीजन क्या है यहाँ पे कि मछली का जो मांस होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,
अन्य जानवरों की मांस की अपेक्षा मछलियों के मांस में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादातर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पहला रीजन ये है। देखिए दूसरा क्या है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मछलियों की मीट में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है, और हमको मालूम है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी भी नहीं होती, तो इसमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है जो हमें ग्वाइटर रोग से बचाव करता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसको खाने से क्या है, ग्वाइटर या घेघा रोग से भी बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा यहाँ पे रीजन क्या है कि इसमें वसा की मात्रा कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, वसा की मात्रा कम होती है, जिससे हृदय से संबंधित बीमारी नहीं होती है। देखिए वसा की ज्यादा मात्रा लेने से क्या होता है, हृदय संबंधित कई सारी बीमारियां देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, वसा की मात्रा भी कम होती है, जिस कारण से क्या होता है, हृदय से संबंधित बीमारी भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला रीजन क्या है कि इसमें वसा में विलेय विटामिन ए एवं डी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए और विटामिन डी ये हमको मालूम है कि इसमें विलेय होते हैं दोस्तों। विटामिन बेसिकली दो चीजों में विलेय होते हैं, पहला तो जल में विलेय होते हैं, तो आपको मालूम है कि जल में कौन कौन से विटामिन विलेय होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा कभी कभी विटामिन पी भी होता है, वो भी जल में विलेय होता है, और बाकी जितने भी विटामिन बचे आपके ए डी ई के, ये सभी क्या होते हैं, वसा में विलेय होते हैं। तो देखिए आपके वसा में जो विलेय विटामिन है ए एवं डी की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला रीजन क्या है कि इसे आसानी से पचाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इस कारण से यह बच्चों का अच्छा भोजन है। ठीक है दोस्तों, इसको हम आसानी से पचा भी सकते हैं, जिस कारण से यह बच्चों का अच्छा भोजन माना जाता है। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, बकरी व मुर्गी की उत्तम किस्म की प्रजातियों के नाम लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम किसकी किसकी देख चुके हैं दोस्तों, गाय और भैंस की उत्तम किस्म की नस्लें देख चुके हैं। यहां पे देखिए दोस्तों हम बकरी व मुर्गी की उत्तम किस्म की प्रजातियों के नाम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं बकरी की प्रजातियां। तो बकरी की जितनी भी उत्तम किस्म की प्रजातियां उसमें देखिए बेसिकली कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गई कश्मीरी बकरी। ठीक है दोस्तों, तो कश्मीरी बकरी भी क्या होती है, अच्छी किस्म की प्रजाति होती है मुर्गी बकरी की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक कच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, कच्छी और सिरोही ये भी बकरी की अच्छी किस्म की प्रजातियां मानी जाती है। इसके अलावा देखिए यदि मुर्गियों की प्रजातियों की बात करें हम, यानी मुर्गी की जो स्पीसीज हैं उनमें कौन कौन सी बेसिकली दोस्तों, रोड आइसलैंड रेड होती है। ठीक है दोस्तों, तो रोड आइसलैंड रेड, इसके अलावा न्यू हैम्पशायर होती है। ठीक है, न्यू हैम्पशायर के अलावा कौन सी होती है, लाइट ससेक्स होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलोप्स व्हाइट लैगहॉर्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार प्रमुख मुर्गी की प्रजातियां हैं, कौन कौन सी, रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, लाइट ससेक्स और ऑस्ट्रेलोप्स व्हाइट लैगहॉर्न। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे चार प्रमुख किसकी प्रजातियां हैं, मुर्गी की अच्छी किस्म की प्रजातियां होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मुर्गियों में होने वाले 5 संक्रामक रोग और उनके रोग कारक का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों कुक्कुट या मुर्गियों में कौन से 5 संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके रोग कारक का भी नाम लिखना है, यानी किसके द्वारा ये फैलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके आंसर देखते हैं, तो मुर्गियों में उसके रोग देखेंगे और उसके रोग कारक। तो एक साइड तो हमारा रोग है दोस्तों और दूसरी साइड हमारा क्या है, रोग कारक का नाम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो देखिए रानीखेत रोग होता है। तो ये जो रानीखेत बीमारी होती है दोस्तों, इसका रोग कारक क्या होता है, वायरस होता है। यानी ये जो रानीखेत बीमारी है दोस्तों, ये बेसिकली वायरस के कारण होती है या विषाणु के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा हमारा रोग क्या है दोस्तों, दूसरा कुक्कुटों में रोग कौन सा होता है, फाउल पॉक्स। तो फाउल पॉक्स क्या होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है। इसके अलावा देखिए तीसरा रोग होता है कुक्कुटों में फाउल कालरा। तो फाउल कालरा किसके कारण होता है दोस्तों, इसका रोग कारक क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चौथा क्या है दोस्तों, फाउल क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, क्षय रोग या टीबी जो होती है, तो फाउल क्षय रोग होती है जो, इसका रोग कारक भी क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु होता है। इसके अलावा देखिए जो अगला पांचवा हमारा यहाँ पे रोग है कुक्कुटों में, वो कौन सा है, फाउल खूनी पेचिश। ठीक है दोस्तों, ये रोग बेसिकली किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका रोग कारक क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थे मुर्गियों के 5 रोग और उनके रोग कारक के नाम। अब देखिए दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन क्या है कि मीठे जल एवं खारे जल में पाई जाने वाली 3 मछलियों के नाम लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मीठे जल में कौन कौन सी मछलियां पाई जाती है उनके नाम लिखना है, वो उपयोग लिखना है, तथा खारे जल में जो भी मछलियां पाई जाती है तो उनकी 3 मछलियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सीधे देखिए इसके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियां। तो देखिए मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियों में पहली मछली कौन सी है, रोहू मछली। ठीक है दोस्तों, तो रोहू मछली देखिए बेसिकली दोस्तों गांव में देखने को मिलती है, आपने देखा होगा। तो
रोहू मछली क्या होती है दोस्तों, जो रोहू मछली है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, लेबियोरोहिता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, लेबियोरोहिता होता है। और ये जो रोहू मछली है इसका यूज किसमें करते हैं दोस्तों, तो जो रोहू के मस्तिष्क में क्या होता है दोस्तों, कि रोहू के मस्तिष्क में फास्फोप्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो रोहू मछली है तो उसके मस्तिष्क में क्या होता है कि फास्फोप्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में फास्फोप्रोटीन पाया जाता है जो आंखों के लिए लाभप्रद है, यानी इसके सेवन से क्या होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। देखिए दूसरी हमारी मछली कौन सी है, मीठे जल में पाए जाने वाली दूसरी कौन सी है दोस्तों, कतला मछली है। ठीक है दोस्तों, कतला मछली भी आप लोगों ने देखा होगा, ये मांसल मछली होती है। और देखिए जो कतला मछली होती है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कतला कतला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों कतला मछली का यूज भी क्या है कि इसके सेवन से भी सेम आंखों की रोशनी बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी फास्फोप्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यानी यहाँ पे यूजेस दोनों के क्या है, सेम है, चाहे वो रोहू मछली हो या कतला मछली हो, दोनों के क्या है यहाँ पे यूजेस क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए तीसरी मछली जो है, देखिए तीसरी मछली क्या है दोस्तों, सिंघारा मछली। तो सिंघारा मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, मिस्टर सिंघारा होता है। ठीक है, क्या होता है, मिस्टर सिंघारा। देखिए इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज कहां पे हम करते हैं, सिंघारा मछली में लोहे व तांबे की काफी मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, जो सिंघारा मछली होती है इसमें लोहे यानी आयरन की और कॉपर यानी तांबे की काफी मात्रा रहने के कारण क्या होता है कि रक्त संबंधी विकार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो लोहे व तांबे की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से इसके सेवन से क्या होता है कि रक्त संबंधी बीमारियों से बचता है आदमी, या रक्त संबंधी बीमारियों के होने के कम चांसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे खारे जल में पाई जाने वाली मछलियों की प्रजाति हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 मछलियों के नाम देखेंगे यहाँ पे जो खारे जल में पाई जाती है। तो देखिए इनमें पहली मछली क्या है, हिल्सा। ठीक है दोस्तों, हिल्सा मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इलिसा होता है। तो इलिसा जाति होती है ये। पाम हर्ट होती है दोस्तों, दूसरी मछली का नाम क्या है, पाम हर्ट। ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, स्टोमेटस होता है। ये भी कहां पाई जाती है दोस्तों, खारे जल में पाई जाती है। इसके अलावा देखिए क्या है, एक बॉम्बे डक। तो बॉम्बे डक किसमें पाई जाती है दोस्तों, हार्पोडान इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार से ये थी खारे जल में पाई जाने वाली मछलियां। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 मीठे जल में पाई जाने वाली मछलियां और उनके उपयोग तथा 3 खारे जल में पाई जाने वाली मछलियां हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला 7वां क्वेश्चन क्या है कि मुर्गी पालन के 3 महत्व लिखिए। ठीक है दोस्तों, यानी जो मुर्गी पालन आदमी करता है तो इसके महत्व या इसके प्रॉफिट क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके फायदे हमको देखना है क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, मुर्गी पालन के महत्व देखते हैं हम। तो बेसिकली देखिए दोस्तों इसमें पहला प्रॉफिट क्या है कि इससे हमें क्या मिलता है, मांस प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ अंडे प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मीट और एग दोनों प्राप्त कर सकते हैं हम इसके माध्यम से। अब देखिए दूसरा क्या है दोस्तों कि इस व्यवस्था से कम समय में ही आय होने लगती है। यानी कम समय में ही क्या होती है दोस्तों, इस व्यवस्था से क्या कर सकते हैं हम, मुर्गी पालन के द्वारा हम कम समय में ही अधिक आय होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए तीसरा क्या है दोस्तों यहाँ पे कि इस व्यवसाय से कम पूंजी लगती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, पूंजी भी कम लगती है और इस प्रकार यह बेरोजगारों की समस्या का समाधान करता है। तो इसमें पूंजी भी कम लगती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से मुर्गी पालन की यहाँ पे कई सारे महत्व या प्रॉफिट है, तो आपको याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी की 3 प्रजातियों के नाम लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तथा साथ ही साथ उसका जो शहद होता है तो शहद का रासायनिक संगठन लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो मधुमक्खी की 3 प्रजातियां देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहली प्रजाति कौन सी होती है दोस्तों, एपिस इंडिका। ठीक है दोस्तों, एपिस इंडिया एपिस डोर्सेटा होती है। और दूसरी क्या होती है दोस्तों, ट्राइगोना स्पर्मी होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी क्या होती है, मेलिनोपा स्पर्मी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थी मधुमक्खी की 3 प्रजातियां। ठीक है दोस्तों, यानी जो हनी बी होती है तो हनी बी की यहाँ पे 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, अब देखिए हनी बी में जो शहद होता है तो इसका हम केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन देखते हैं कि इनके शहद में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यदि हम इसके शहद की केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रा में यदि हम बात करें तो फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रक्टोज पाया जाता है। ये कितने प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, ये 41% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी 41% पाया जाता है। इसके अलावा देखिए ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, वो 35% होती है। तथा इसके अलावा देखिए जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 1.9% होती है। कितनी होती है, 1.9%।
ठीक है दोस्तों। प्रोटीन की यदि मात्रा देखें तो कितनी होती है 0.18%। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद खनिज लवण की यदि मात्रा देखें हम तो कितनी होती है दोस्तों 3.3% होती है। इसके अलावा जल की मात्रा देखें कितनी होती है तो जल की मात्रा होती है 17.25%। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा भी देख सकते हैं आप कि थोड़ी मात्रा में विटामिन B1 तथा विटामिन B6 तथा विटामिन सी भी होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हनी बी जो होती है यानी मधुमक्खी जो होती है तो इसके शहद का जो केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन है तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, खनिज लवण व जल। इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन B1, B6 तथा विटामिन सी भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अंडे देने वाली कुक्कुट नस्लों की विशेषताएं तथा 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो यानी यहां पे ऐसे कुक्कुट या मुर्गियां जो अंडे देती है तो उनकी उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है या क्वालिटी होती है वो हमको बताना है। और साथ ही साथ ऐसी मुर्गियां जो अच्छे क्वालिटी की अंडे देती है, ठीक है, तो उनके 2 उदाहरण भी या नाम भी लिखने हैं। तो देखिए आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसमें देखिए कुक्कुट नस्लों की जो विशेषताएं हैं दोस्तों वो अंडे देने वाली, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अंडे देने वाली जो कुक्कुटों की जो त्वचा होती है यानी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है या कोमल होती है। ठीक है दोस्तों। और प्यूबिक अस्थि तथा कील के बीच 3 से 4 उंगलियों का स्थान होता है। ठीक है दोस्तों। क्या कहा हमने कि जो अंडे देने वाली मछलियां अंडे देने वाली कुक्कुट या मुर्गियां होती है तो इनकी त्वचा कैसी होती है, कोमल होती है या सॉफ्ट होती है। और इनकी जो प्यूबिक ग्लैंड होती है तो प्यूबिक बोन होती है, तो प्यूबिक बोन तथा कील के बीच में क्या होती है कि 3 से 4 उंगलियों का स्थान भी रिक्त होता है। देखिए दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर क्या है कि अंडे देने वाली जो कुक्कुटें होती है तो अंडे देने वाली कुक्कुटों का शरीर जो होता है वो बड़ा एवं भारी होता है। क्या होता है दोस्तों, लार्ज और कैसा होता है, हैवी होता है, यानी बड़ा और भारी होता है। देखिए तीसरी विशेषता क्या है इसकी कि जो कुक्कुट नर के समान दिखाई देते हैं वे अधिक अंडे नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी ऐसे कुक्कुट जो शेप और साइज में कैसे दिखते हैं, नर के समान दिखाई देते हैं, वे अधिक अंडे नहीं देते हैं, अर्थात वे कैसे अंडे देते हैं, कम अंडे देते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला कैरेक्टर क्या है यहाँ पे कि अंडे देने वाले कुक्कुटों का निकास जो होता है कोमल तथा भीगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। इनका निकास कैसा होता है, कोमल और भीगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि अंडे देने वाले कुक्कुटों की कलजी जो होती है वो पूर्ण विकसित होती है तथा ये उष्ण होते हैं और गहरे लाल रंग की होती है तथा मुलायम होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कुक्कुट के नस्लों की प्रमुख विशेषताएं थी। तो ऐसे कुक्कुट या मुर्गियां जो क्या देती हैं, अंडे देती हैं, ये उनकी विशेषताएं या कैरेक्टर थे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है तो इनके यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कौन कौन सी मुर्गियां अंडे देती है तो कुछ मुर्गियों के यहाँ पे नाम देखते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, लेग हार्न। तो लेग हार्न भी क्या देती है, अंडे देती है। इसके अलावा मिनोरिका मुर्गी जो होती है ये भी क्या देती है, अंडे देती है। इसके अलावा एनाकोना मुर्गी होती है ये भी क्या देती है, अंडे देते हैं। इसके अलावा कैंपियन मुर्गी ये भी अंडे देती है। तो इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल हैं अंडे देने वाली मुर्गियों के, तो इसको भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अंडजोत्पत्ति में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अंडजोत्पत्ति में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों जो मुंडियों इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मुर्गियों में जो अंडजोत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों, तो 21 दिनों में होती है। यानी मुर्गी के माध्यम से जब बैठती है, ठीक है दोस्तों, मुर्गी जब अंडे के पास बैठती है 21 दिनों तक, उसके बाद उसमें से क्या निकलते हैं दोस्तों, चूजे बन के तैयार हो जाते हैं। और 21 दिनों के बाद जब उसमें क्या होता है, अंडजोत्पत्ति होता है, उसके बाद फटते हैं और अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए मुर्गियों में जो अंडजोत्पत्ति होती है तो वो 21 दिनों की होती है, यानी 3 सप्ताह की होती है। तो इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो हमको ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे मुर्गी अंडे के पास बैठे तो उसको वहां पे क्या हो दोस्तों, अनुकूलित महसूस हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि अंडजोत्पत्ति के लिए उत्तम किस्म के अंडों का चयन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए बेसिकली उत्तम किस्म के जो अंडे हैं उन्हीं का चयन करना चाहिए। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि मध्यम माप वाले अंडे होने चाहिए। यानी अंडों का आकार कैसा होना चाहिए दोस्तों, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए, जो मीडियम साइज का हो वो रखना चाहिए हमको। अगला क्या है दोस्तों कि चयनित अंडे का रंग सफेद होना चाहिए। यानी आपने जिस अंडे को चूज किया है वो उसका
कलर कैसा होना चाहिए, उसका कलर सफेद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है कि अंडों को जल से धोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अंडों को क्या करना चाहिए, जल से पहले धो लेना चाहिए। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, अंडों को अधिक हिलाना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अंडों को ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि गर्मियों में अंडों को 3 दिन से अधिक नहीं रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी गर्म वाले स्थान में उनको 3 दिन से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि अंडे का सेचन देसी मुर्गी से कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो सेचन है किससे कराना चाहिए, देसी मुर्गी से कराना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, रात्रि में मुर्गी को अंडों पर बैठाने से पहले अच्छा भोजन एवं जल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी मुर्गी जब अंडों के पास जाकर बैठे तो उसके पहले क्या करना चाहिए कि उसको अच्छा भोजन और जल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो ये थी यहाँ पे अंडोजोत्पत्ति में जो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो उसको हमने आपको यहाँ पे बताया। हमने यहाँ पे आपको 8 पॉइंट कराए हैं और आपको 8 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा यहाँ पे 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मांस प्रदान करने वाली कुक्कुट की नस्लों की विशेषताएं लिखना। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसी कुक्कुट की नस्लें यानी मुर्गियों की नस्लें जो मांस प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी कुछ विशेषताएं या कैरेक्टर लिखने हैं तथा 4 एग्जाम्पल भी देना है, यानी उनके नाम भी लिखने हैं ऐसे 4 स्पीसीज के। ठीक है दोस्तों, जो क्या देती हैं, अंडे मांस देती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनसे हमें ज्यादा मात्रा में मांस प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मांस प्रदान करने वाली कुक्कुट नस्लों की विशेषताएं देखते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो विशेषताओं में देखिए जो पहली विशेषता है दोस्तों वो क्या है, तो इनकी पहली विशेषताओं में देखिए क्या है दोस्तों कि ये आकार में क्या होती हैं, ये आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी लार्ज साइज की होती हैं। ये मुर्गियां कैसी होती है दोस्तों, लार्ज साइज की होती है। कैसी होती है, लार्ज साइज की होती है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ये आहार अधिक मात्रा में ग्रहण करती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो मांस प्रदान करने वाली कुक्कुट है वो ज्यादा मात्रा में आहार या भोजन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं या लेती हैं। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है इनके पंख ढीले होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके पंख ढीले होते हैं जिससे ये गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके पंख कैसे होते हैं, ढीले होते हैं, जिस कारण से ये हमको गोलाकार या स्पाइरल शेप की दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्या, तीसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, तो इनकी वृद्धि दर क्या होती है, बहुत धीमी होती है, यानी वृद्धि दर ज्यादा तेज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि दर कैसी होती है, धीमी होती है इनमें। देखिए यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं, ठीक है, अच्छी किस्म की नस्लें हैं जो मांस प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुर्गियों की ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज या प्रजातियां हैं जो क्या करती हैं, मांस प्रदान करती हैं। तो देखिए इनमें सबसे पहला क्या, असील। तो असील भी कैसी प्रजाति है, ये भी मांस प्रदान करती है। इसके अलावा ससैक्स होती है, तो ससैक्स भी क्या करती है, ज्यादा मात्रा में मांस का उत्पादन करती है। इसके अलावा देखिए आस्ट्रोलोप्स होता है, तो आस्ट्रोलोप्स भी ज्यादा मात्रा में मांस का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देखिए हमारे गांव में अक्सर देखने को मिलता है कड़कनाथ। देखिए कड़कनाथ का नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। तो कड़कनाथ से भी क्या होता है कि भारी मात्रा में इससे हम क्या करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रोडक्शन करने से क्या मिलता है, हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल थे इनकी स्पीसीज के। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने चैप्टर 9 के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने आज के इस वीडियो में आपको उनके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।